नौजवान ऊर्जावान मेरे साथी बहन सोलंकी जी, मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे साथ क्या उपस्थित हमारे विधायकगण, हाथीगांव के, हाटपिंडिया के, देवास की हमारी विधायिका आदरणीय राजन साहब, गोविंद माधव जी, राजीव जी, आलोक शर्मा जी, जो मेरे साथ केवल भोपाल से नहीं लेकिन पिछले 1.5 वर्ष के साथ हम लोगों का एक साथ में एक सिलसिला रहा है चुनाव के समय में, मनोज जी, आशीष जी, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष उपाध्याय जी और प्रेस के मेरे सारे भाइयों और बंधुओं, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज जो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने का एक सौभाग्य मुझे मिला है, उसकी शुरुआत मां अहिल्याबाई की नगरी इंदौर से और उसके बाद शिप्रा मैया की पूजन करके अब देवास में मेरा प्रस्थान हुआ है। इस क्षेत्र में एक संबंध मेरा एक राजनीतिक नहीं है लेकिन एक पारिवारिक, और इस क्षेत्र के लिए सदैव सिंधिया परिवार पूर्ण रूप से समर्पित रही। मेरी दादी राजमाता साहब विजयराजे सिंधिया जी के जमाने से, मेरे पूज्य पिताजी के जमाने में, और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश एक तरफ प्रगति और विकास के प्रति अग्रसर हो रहा है, वहीं कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के यशस्वी नेतृत्व में जहां हम प्रगति और विकास के प्रति समर्पित हैं, वहीं मध्य प्रदेश में आई हुई बाढ़ का सामना भी हर संभव मदद हम अपने क्षेत्र के वासियों को दे रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिखाए हुए पथ पर हर कार्यकर्ता को चलने का एक संकल्प, जनसेवा के पथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा है कि जनसेवा ही संगठन है, जनसेवा के पथ पे चलना है। और दूसरे तरफ ये विपक्ष जो केवल गिरगट की तरह अपनी रंग बदलने की आदत रखती है, कभी कोरोना में लॉकडाउन करो, कभी कोरोना में लॉकडाउन न करो, कभी वैक्सीन उपलब्ध करो, कभी वैक्सीन में मास है कि ये अफवाहें फैलाने का काम, कभी संसद न चले, प्रजातंत्र का गला घोटा जाए, कभी संसद चले तो हमारे मत पे चले, हमारे विषय पर चले, और जो प्रजातंत्र का मुख्य स्तंभ सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्य का परिचय न राज्यसभा में होने दिया और न लोकसभा में होने दिया। जिस मंत्रिमंडल में 8 महिलाएं शामिल, जिस मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के 11 मंत्री शामिल, जिस मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के 10 मंत्री शामिल, जिस मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति के 12 मंत्री शामिल,
विपक्ष और कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से ये नहीं चाहती कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़े वर्ग का उत्थान हो, विकास। और इसलिए हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि अगर संसद में परिचय नहीं होगा तो जनता के समक्ष हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग निकलेंगे। और इसलिए हर एक मंत्री को 5 या 6 जिलों का दौरा हम लोग कर रहे हैं। और ये दौरा केवल जन आशीर्वाद का दौरा नहीं, लेकिन जन आशीर्वाद के दौरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के संदेश, जनता की विकास और प्रगति का संदेश, जनता की जान की सुरक्षा का संदेश हम देश के कोने कोने में ले जाएंगे। और सरकार की सोच और विचारधारा किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, एक एक इंसान के प्रति जनता के समक्ष रखेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंदौर में और देवास में जो अभूतपूर्व स्वागत हो, मैं दिल के गहराइयों से कृतज्ञ हूं। पहले भी इस क्षेत्र के लिए मैं समर्पित था, आज भी हूं। और आपके द्वारा मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी के आखिरी क्षणों तक इस क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए मैं समर्पित रहूंगा। जिंदगी भर जनता का ऋणी रहूंगा। आपके जरिए जनता को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और मेरी जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं आपके जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मंत्रिमंडल में जो परिचय नहीं हो रहे, इसके बाद भी तय किया गया कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। आज देखने में आ रहा है कि अपार उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में, जिस तरह से आपका जगह जगह को भी स्वागत हुआ। क्या कहेंगे आप विपक्ष को, क्या संदेश देंगे इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान? इस सदन में जब उन्होंने परिचय नहीं होने दिया तो आप सड़क पर आए। देखिए, मुझे कोई संदेश देने की जरूरत नहीं कि विपक्ष को जनता ने संदेश दे दिया। विपक्ष को जनता ने संदेश 2014 में दे दिया था। विपक्ष को जनता ने संदेश 2019 में दे दिया। विपक्ष को जनता ने संदेश मध्य प्रदेश के 28 उपचुनावों में दे दिया। और जब प्रजातंत्र की अवहेलना की जाती है विपक्ष के द्वारा, तो आज भी जनता ने संदेश दोबारा विपक्ष को दे दिया। विपक्ष की आपने बात की तो एक बार फिर जो है आपकी जो यात्रा शुरुआत हुई है इसको लेकर फिर सवाल खड़े करे मध्य प्रदेश के नेताओं। आपकी यात्राओं को लेकर फिर सवाल खड़े करे हैं विपक्ष ने एक बार फिर कांग्रेस की बात में क्या करूं? जब भी मेरा नाम आता है तो कांग्रेस को बड़ी खुशी आती है और ये स्वाभाविक। तो कांग्रेस की टीका टिप्पणी का तो मैं स्वागत करता हूं, मुझे कोई कठिनाई नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, वो भी सही और ये भी सही। शायद कांग्रेस को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी से संदेश देना चाहिए। सर, आपने कहा विपक्ष मुख्य रूप से कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है, अजजा और पिछड़ा वर्ग का उत्थान नहीं होने देना चाह रहा है, तो क्या कहेंगे? वो तो मेरा वक्तव्य है। आज जब पिछड़े वर्ग का आरक्षण का विधेयक हमने संसद में पारित किया तो राजनीतिक सुगबुगाहट देखकर उन्होंने सही रास्ता पकड़ने का निर्णय लिया। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए विपक्ष से, कांग्रेस से खास करके, कि 70 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देके। और जुल के प्रजातंत्र में चर्चा होने के लिए तैयार है ना, और बाकी विधेयकों पर शोर गुल्ला करना और जो नंगा नाच
इस बार राज्यसभा में किया है, जिस तरीके से आसन की अवहेलना की है, जिस तरीके से रूल बुक को आसन के तरफ फेंका गया है, मैं तो ये कहता हूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि कांग्रेस ने तो संसद और प्रजातंत्र पर हत्या करने की कोशिश की। सर, महंगाई को लेकर लगातार ट्वीट करते हैं कांग्रेस के जितने भी नेता, चाहे कमलनाथ हो, राहुल गांधी हो या केंद्र के नेता हो या प्रदेश के नेता। महंगाई के लिए आप जनता के लिए सड़क पर उतरेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपका वक्तव्य ही आपको सुनाना चाहता हूं। किसी भी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ट्वीट करती है। कांग्रेस ट्विटर तक ही सीमित हो चुकी है। कोरोना काल में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिखा बाहर। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में अपने जान को हथेली में रखकर हमारे अध्यक्ष के अनुरोध पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर, हमारे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सड़क पर उतरा और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हो चुका। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो ग्वालियर चंबल संभाग में और विदिशा में जब बाढ़ आई तो लोगों की जान बचाने के लिए सड़क पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। सवाल महंगाई का है। मुझे आपको करने दो भाई। इतना उत्तेजित मत हो। प्रश्न पूछने का हक आपका है, उत्तर देने का मौका तो दो। मैं तो आपका ही हूँ। आपने 20 साल से मैंने रखा है। जहां तक महंगाई की बात, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये एक विश्व व्यापक आज वातावरण है। कोरोना काल के बाद और तेल के दामों में वृद्धि के बाद, जो तेल के दाम $20 प्रति बैरल से बढ़ के $60 प्रति बैरल हो चुके हैं, मतलब 300% वृद्धि। और कौन जिम्मेदार है कि भारत के 75 साल के आजादी के बाद भी 84% हम अपना तेल का आज भी हम लोग आयात करते हैं। कौन जिम्मेदार है? किसकी सरकार रही है 70 सालों में? तेल पर केंद्र और स्टेट का टैक्स इतना है कि उसके दाम ज्यादा हो गए जनता के लिए। मैं आपको समझाता हूं। ये भी आपने बड़ी सही बात। मैं कोई प्रश्न से भागूंगा नहीं, सही सही उत्तर आपको दूंगा। तो एक तेल का दाम, एक कोविड का वातावरण, और दूसरा, अगर आप लोगों ने वित्त मंत्री जी का वक्तव्य कल सुना, जो 1,07,585 करोड़ के तेल के बॉन्ड यूपीए के सरकार के समय में कांग्रेस ने ली थी, जिसके आधार पर 10,999 करोड़ रुपए हर साल हम लोगों को ऋण के रूप में देना पड़ता है, ब्याज के रूप में। ऋण वापसी की बात तो छोड़ो, ये तो ब्याज पे हम लोगों को देना पड़ता है। ये किसकी देन है देश को? ये बाढ़ किसने लगाया देश के सिर पे? 2025-26 तक उस ऋण का पूर्ण रीपेमेंट हम लोग करेंगे। उससे भाड़ भी सरकार के ऊपर कम होगा। में जो हम लोगों को सिखाया जाता है, इन्फ्लेशन के बिना ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन। तो दोनों का एक संगम हम लोगों को तय करना होगा। और जो आपका प्रश्न था, दोबारा दोहराएंगे। केंद्र और स्टेट का टैक्स, केंद्र और स्टेट का टैक्स डबल मूल्य। हाँ, केंद्र और स्टेट का टैक्स का मुद्दा संसद में उठाया कांग्रेस के मेरे साथियों ने। बोला कि तेल पर आप लोगों का एक्साइज ड्यूटी, तेल पे आप लोगों का वैट, तेल पे आप लोगों का टैक्स हटाया क्यों नहीं? असलियत है कि जो टैक्स केंद्र को मिलती है तेल में से, उसमें
52 और 48% का शेयरिंग है केंद्र में और राज्य में। 52% उसका आय जो है केंद्र को जाता है, 48% राज्य को जाता है, और जो 52% केंद्र को जाता है उस 52 में से भी 50% दोबारा राज्य को जाता है। तो वास्तविकता में राज्य को 70% आय उस टैक्स से मिलता है और केंद्र को केवल 30%। मैंने संसद में प्रश्न रखा था जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर हम लोगों की चर्चा हुई थी कि जो कांग्रेस के मेरे साथी उठ उठ के चिल्ला रहे हैं तेल के टैक्स पर, अपने राज्यों पे टैक्स क्यों नहीं कम करते? जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां क्यों चुप है? कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला गिरगिट की चाल, और गिरगिट की चाल जब विपक्ष चलेगी तो होगी यही हाल बेहाल। मुझे चिंता है कि उन्होंने बहुत आवाज में बहुत एक्सर्शन किया है, तो डॉक्टरों ने सलाह दी है कि थोड़ा वो गले को आराम दे। मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने एक मैसेज उनको संदेश भेजा था, कृपा करके फोन पे मुझसे भी बात करें, पूरी आराम ले, सेकाई करें, ताकि कल परसों तक स्वस्थ होकर दोबारा दौरे पे हम लोग। ये प्रधानमंत्री आपकी योजना में से संबंधित प्रश्न है। उज्जैन में हवाई अध्यक्ष जी कह रहे हैं मुझे कुछ टाइम हो गया, मैं तैयार हूँ। प्रधानमंत्री आपका प्रश्न और आपका प्रश्न, दो प्रश्न में हवाई पट्टी नागर विमानन क्षेत्र में मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे सौंपी है। ये आप अनुमान लगाओ कि आने वाले 10-15 सालों में जो वर्तमान देश में हमारे यात्री हैं, घरेलू तौर पर 14.5 करोड़ और विदेशी यात्री करीब 6-7 करोड़, 20 करोड़ कुल हमारे यात्री हैं जिस देश में 130 करोड़ की आबादी। क्षमताएं क्षेत्र में अपार हैं, पर हम लोगों को अपने देश की एयरलाइंस को भी मजबूती प्रदान करनी होगी। अधोसंरचना एक एक कोने तक हम लोगों को पहुंचाना होगा, और यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे। और जो उड़ान योजना हमने चलवाई है, उस उड़ान योजना में जो सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, कई राज्य भी सब्सिडी उस उड़ान योजना में अपने अपने रूट्स के लिए देते हैं। पर्यटन मंत्रालय कुछ पर्यटन क्षेत्र के लिए भी सब्सिडी देते हैं। उसके तहत 2017 से आज तक 363 ऐसे रूट्स हमने प्रचालित किए हैं जो पहले कभी भी इस देश में नहीं चलते। और संसद में आपने मेरा वक्तव्य भी सुना होगा शोर के मध्यम, जब मैंने कहा ऐसे एयरपोर्ट्स है डिब्रूगढ़, झरसुड़ागढ़ उड़ीसा में, रूपसी आसाम में, जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद हवाई यात्रा का नामो निशान नहीं, देश के हवाई नक्शे से उड़ाए गए थे। आज ऐसे ऐसे छोटे शहरों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 110 से 170 फ्लाइट्स हर हफ्ते चलाई जाती है, हर महीने चलाई जाती है। सोच है सर, प्रधानमंत्री अन्य योजना में लोगों को मात्र जगह मिला है। पिछले एक महीने में मेरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के प्रति भी है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, पिछले एक महीने में 42 नई फ्लाइट्स हमने मध्य प्रदेश को दी। जबलपुर से देश के हर कोने तक, हैदराबाद से मुंबई से दिल्ली तक जबलपुर को हमने जोड़ा है। इंदौर को हमने जबलपुर के साथ जोड़ा है। इंदौर को हमने 3 नए डेस्टिनेशंस के साथ जोड़ा है।
ग्वालियर को 8 नए डेस्टिनेशन के साथ जोड़ा है। अभी 20 तारीख को मैं जन आशीर्वाद यात्रा से वापस जा रहा हूं। जबलपुर को नई फ्लाइट दे रहा हूं, इंदौर जबलपुर की फ्लाइट दे रहा हूं, ग्वालियर जयपुर की फ्लाइट दे रहा हूं, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, नागर विमानन क्षेत्र में भी अधिक से अधिक वृद्धि और विकास हम इस प्रदेश में लाएंगे। ये विश्वास सर, एज अ डायनेमिक पर्सनालिटी आपने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाई? देखिए, ये एक मैं कहना चाहता हूं, ये एक व्यक्तिगत निर्णय है, और व्यक्तिगत निर्णय मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। जब मैंने ये पाया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए नई पार्टी नहीं है, ये पार्टी भी मेरी दादी के द्वारा भी स्थापित की गई, तो ये तो मेरा घर है। और जिस पार्टी में एक विकास और प्रगति के प्रति, एक गरीबों के लिए, किसानों के लिए विकास और प्रगति की एक ललक है, उस पार्टी का एक कार्यकर्ता होना मैं अपने आप को गौरवशाली समझता हूं। सर आपके नागर विमानन क्षेत्र में मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे सौंपी है। ये आप अनुमान लगाओ कि आने वाले 10-15 सालों में जो वर्तमान देश में हमारे यात्री हैं, घरेलू तौर पर 14.5 करोड़ और विदेशी यात्री करीब 6-7 करोड़, 20 करोड़ कुल हमारे यात्री हैं जिस देश में 130 करोड़ की आबादी। क्षमताएं क्षेत्र में अपार हैं, पर हम लोगों को अपने देश के एयरलाइंस को भी मजबूती प्रदान करनी होगी। अधोसंरचना एक एक कोने तक हम लोगों को पहुंचाना होगा, और यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे। और जो उड़ान योजना हमने चलवाई है, उस उड़ान योजना में जो सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, कई राज्य भी सब्सिडी उस उड़ान योजना में अपने अपने रूट्स के लिए देते हैं। पर्यटन मंत्रालय कुछ पर्यटन क्षेत्र के लिए भी सब्सिडी देते हैं। उसके तहत 2017 से आज तक 363 ऐसे रूट्स हमने प्रचालित किए हैं जो पहले कभी भी इस देश में नहीं चलते। और संसद में आपने मेरा वक्तव्य भी सुना होगा शोर के मध्यम, जब मैंने कहा ऐसे एयरपोर्ट्स हैं डिब्रूगढ़, झरसुरागढ़ उड़ीसा में, रूपसी आसाम में, जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद हवाई यात्रा का नामो निशान नहीं, देश के हवाई नक्शे से उड़ाए गए थे। आज ऐसे ऐसे छोटे शहरों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 110 से 170 फ्लाइट्स हर हफ्ते चलाई जाती है, हर महीने चलाई जाती है। सर प्रधानमंत्री अन्य योजना में लोगों को मात्र झोला मिला है। पिछले 1 महीने में मेरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के प्रति भी है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, पिछले 1 महीने में 42 नई फ्लाइट्स हमने मध्य प्रदेश को दी। जबलपुर से देश के हर कोने तक, हैदराबाद से मुंबई से दिल्ली तक जबलपुर को हमने जोड़ा है। इंदौर को हमने जबलपुर के साथ जोड़ा है। इंदौर को हमने 3 नए डेस्टिनेशंस के साथ जोड़ा है। ग्वालियर को 8 नए डेस्टिनेशंस के साथ जोड़ा है। अभी 20 तारीख को मैं जन आशीर्वाद यात्रा से वापस जा रहा हूं। जबलपुर को नई फ्लाइट दे रहा हूं, इंदौर जबलपुर की फ्लाइट दे रहा हूं, ग्वालियर जयपुर की फ्लाइट दे रहा हूं, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, नागर विमानन क्षेत्र में भी
अधिक से अधिक वृद्धि और विकास हम इस प्रदेश में लाएंगे, ये विश्वास है। सर एज अ डायनेमिक पर्सनालिटी आपने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाई? देखिए, ये एक मैं कहना चाहता हूं, ये एक व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। जब मैंने ये पाया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए नई पार्टी नहीं है, ये पार्टी भी मेरी दादी के द्वारा भी स्थापित की गई, तो ये तो मेरा घर है। और जिस पार्टी में एक विकास और प्रगति के प्रति, एक गरीबों के लिए, किसानों के लिए विकास और प्रगति की एक ललक है, उस पार्टी का एक कार्यकर्ता होना